नमस्ते। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, निक ट्रेंटन की द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। हाँ, इसका पूरा टाइटल है स्टॉप ओवरथिंकिंग, स्टॉप नेगेटिव स्पाइरल्स एंड फाइंड इमोशनल फ्रीडम। बिल्कुल। तो ये किताब उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, नेगेटिव ख्यालों में फंस जाते हैं। या फिर पछतावा, कंट्रोल की इच्छा, इन सब चीज़ों से आज़ाद होना चाहते हैं। और हम ये चर्चा कर रहे हैं एक बुक रिव्यू के आधार पर, जिसमें रीडर्स के फीडबैक, किताब की खास बातें और इसमें बताई गई माइंडफुलनेस, सेल्फ डिस्टेंसिंग जैसी टेक्निक्स का जिक्र है। हाँ जी। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि ये किताब क्या सिखाती है, कौन सी तकनीकें हैं, किसके लिए सही है और क्या कमियां हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो रिव्यू में आती है वो है इसकी भाषा। कहा गया है कि बहुत सरल है। हाँ, बिल्कुल। एकदम सहज, दोस्ताना अंदाज, मतलब कोई भारी भरकम लेक्चर जैसा नहीं। एक समझदार दोस्त की तरह, है ना? ये अच्छी बात है उनके लिए जो सेल्फ हेल्प से थोड़ा कतराते हैं। सही कहा। और सिर्फ भाषा ही नहीं, इसमें जो तरीके बताए गए हैं वो भी काफी प्रैक्टिकल हैं। जैसे एक है ब्रेन डंपिंग, मतलब अपने सारे विचार, उलझने सब कागज पर उतार दो, दिमाग हल्का हो जाता है। अच्छा। फिर सेल्फ डिस्टेंसिंग, अपने विचारों, अपनी भावनाओं को थोड़ा दूरी से देखना, जैसे वो आपके आसपास हो रही हैं, आप में नहीं। ऑब्जर्वर की तरह। हाँ। और रीफ्रेमिंग भी है, मतलब नेगेटिव सोच को अलग नजरिए से देखना। और पाठकों को ये तरीके मददगार लगे हैं। ये बात दिलचस्प है कि ये किताब भावनाओं को दबाने को नहीं कहती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उनसे रिश्ता बदलने की बात करती है। उन्हें बस देखो, समझो, पर उनमें डूबो मत। जरूर बताएं कि आप अगली बार किस किताब के बारे में सुनना चाहेंगे। ये उन लोगों के लिए शायद बहुत काम की हो सकती है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में नए हैं। बिल्कुल। या जिन्हें अभी अभी एहसास हो रहा है कि हाँ, मैं कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ। ये अवेयरनेस लाती है और लेटिंग गो के लिए एक फ्रेमवर्क देती है एक तरह से। हाँ, और हर चैप्टर के बाद छोटे सारांश या सवाल भी हैं। वो मदद करते होंगे रुक कर सोचने में। बिल्कुल, कि क्या सीखा और कैसे अमल करें। लेकिन सिर्फ तारीफें नहीं है, रिव्यू में कुछ कमियां भी बताई गई हैं। हाँ, वो तो है। एक आम शिकायत है दोहराव की, रेपिटेशन। अच्छा। हाँ, कई लोगों को लगा कि एक ही बात को कई बार कहा गया है। किताब थोड़ी लंबी खिंच गई शायद इस वजह से। ये हो सकता है। और उदाहरणों के बारे में भी कुछ कहा गया है। हाँ, कुछ लोगों को लगा कि उदाहरणों में गहराई कम है। मतलब शायद ज्यादा असली जिंदगी की कहानियां या साइकोलॉजिकल सबूत चाहते थे लोग, जो उतने नहीं है। थोड़े सतही या काल्पनिक लग सकते हैं। ओके, यानी कॉन्सेप्ट समझाया है पर उदाहरण शायद उतने दमदार नहीं लगे सबको। और भाषा में भी एक दो बातें हैं, जैसे अंग्रेजी के वन या वंस का इस्तेमाल। हाँ, वो कुछ लोगों को थोड़ा इम्पर्सनल, मतलब दूरी बनाने वाला सा लगा। अच्छा, ये स्टाइल की बात है। और कहीं कहीं सलाह थोड़ी अस्पष्ट सी लगी, मतलब पाठक को खुद अंदाजा लगाना पड़ा। और एक बात और है, जो लोग पहले से माइंडफुलनेस या स्टोइसिज्म जैसी चीजें जानते हैं, हाँ, उनके लिए उन्हें शायद इसमें कुछ बहुत नया या अनोखा न लगे। ये भी एक पॉइंट है। और सेल्फ पब्लिश्ड होने की वजह से शायद एडिटिंग की गुंजाइश भी हो सकती है कहीं कहीं। ये मुमकिन है। तो फिर इन सब बातों के बाद मुख्य सीख क्या है इस किताब से, टेक अवेज? एक तो है नियंत्रण का द्वंद, डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल। वो क्या है? मतलब ये समझना कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। जैसे दूसरों के काम या बीता हुआ कल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उन पर एनर्जी वेस्ट करने के बजाय सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दो जो कंट्रोल कर सकते हो, अपनी सोच, अपने एक्शन। समझ गया। और दूसरा है बिना जजमेंट के देखना, नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन। अपने विचारों और भावनाओं को, हाँ, उन्हें अच्छा या बुरा कहे बिना बस देखना। इससे वो नेगेटिव सोच का जो चक्कर चलता रहता है ना, उससे निकलने में मदद मिलती है। हाँ, सेल्फ डिस्टेंसिंग इसी से जुड़ा है। ब्रेन डंपिंग की बात तो हमने की थी, दिमाग खाली करने के लिए लिखना। हाँ, और एक और अच्छी बात है, परफेक्शनिज्म की जगह एक्सीलेंटिज्म। अच्छा, ये क्या फर्क है? परफेक्शनिज्म है कि सब कुछ परफेक्ट हो, जरा से भी गलती ना हो, जो कि मुमकिन नहीं। हाँ, और इससे फ्रस्ट्रेशन होती है। बिल्कुल। जबकि एक्सीलेंटिज्म है कि हमेशा बेहतर करने की कोशिश करो, सीखते रहो, ग्रो करो, छोटी गलतियों से खुद को कोसो मत। ये ज्यादा हेल्दी अप्रोच लगती है। यकीनन। और आखिर में एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, सेल्फ कंपैशन, यानी स्वीकृति, माफी और खुद के प्रति दया। हाँ, ये समझना कि गिल्ट, पछतावा, गुस्सा पकड़े रहने से चोट हमें ही पहुंचती है। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें भावनात्मक आजादी की तरफ ले जाती हैं। बिल्कुल।
तो फिर ये किताब किसके लिए है और किसके लिए शायद उतनी नहीं? देखिए, जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, चिंता या पछतावे में फंसे रहते हैं, उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। हाँ, या जो सेल्फ हेल्प और माइंडफुलनेस में नए हैं, एक आसान गाइड चाहते हैं और जिन्हें सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल अभ्यास भी चाहिए। और किसके लिए नहीं? शायद उनके लिए जो इन विषयों को पहले से गहराई से जानते हैं या जिन्हें एकदम साइंटिफिक रिसर्च या डिटेल्ड केस स्टडीज चाहिए। वो शायद निराश हों। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि अगर किसी को गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या है तो ये किताब काफी नहीं है, प्रोफेशनल हेल्प जरूरी है। बिल्कुल। और जिन्हें बहुत छोटी पॉइंट टू पॉइंट किताबें पसंद हैं, उन्हें शायद ये थोड़ी लंबी या दोहराव वाली लगे। हो सकता है। तो कुल मिलाकर रिव्यू इसे 5 में से 4 स्टार देता है। यानी अच्छी रेटिंग है। हाँ, कोई क्रांति नहीं ला रही शायद, पर अपने टारगेट ऑडियंस के लिए काफी कुछ सही करती है। सहानुभूतिपूर्ण, प्रैक्टिकल और उम्मीद जगाने वाली बताई गई है। तो अगर लक्ष्य है थोड़ा सुकून पाना, नेगेटिव सोच को समझना और तोड़ना शुरू करना, और लेटिंग गो के लिए कुछ टूल्स सीखना, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पर अगर बहुत गहराई या एकदम नई जानकारी की तलाश है, तो शायद कुछ और देखना बेहतर हो। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में रह जाता है। क्या जाने देना, ये लेटिंग गो, वाकई एक कला है जिसे सीखा जा सकता है, या ये बस जिंदगी के अनुभवों से आने वाली एक समझ है जो वक्त के साथ आती है? सोचने वाली बात है। इस पर विचार कीजिएगा।